स्टूडेंट था। आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक भी है। और टॉपिक का नाम है रियल एंड अपेरेंट वेट। तो देखते हैं कि रियल और अपेरेंट वेट में क्या फर्क है। तो देखिए, वेट आप लोगों ने पढ़ा है कि वो फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, उस फोर्स को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट का वेट या रियल वेट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक और किस्म के वेट से फर्क करेंगे, इसलिए हम लोग इसके अलग लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, रियल वेट। तो देखिए, फर्ज करें ये अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, कुछ भी है। तो उसको जमीन अपने सेंटर की तरफ खींचता है। अगर यहाँ पर है तो भी अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, अगर यहाँ पर है तो भी अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। जिस कुवत से किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचता है उसको कहते हैं उसका रियल वेट। फर्ज कर आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप भी जमीन एक फोर्स लगा रहा है सेंटर की तरफ, और जिस फोर्स से जमीन आपको खींच रहा है वो है आपका रियल वेट। रियल वेट किस तरह मालूम करते हैं हम लोग? जिस्म के मास को, जिस्म के मास को जी से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। जी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेट या रियल वेट। अभी आ जाते हैं कि अपेरेंट वेट क्या है। अच्छा, मैं रियल वेट की डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट रियल वेट इज द डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड अपॉन इट बाय अर्थ। अभी आ जाते हैं अपेरेंट वेट पे। अपेरेंट वेट क्या है? फर्ज करें आप जमीन पे खड़े हैं, ये आप जमीन पे खड़े हैं, तो आपके ऊपर एक फोर्स तो डाउनवर्ड अमल कर रहा है, वो आपका रियल वेट है। एक फोर्स आपके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है जो आपका रियल वेट है। लेकिन याद रख ले, ये जो फर्श है, ये जो फ्लोर है, ये आपके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन कर रहा है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। इसको मैं एन से जाहिर करूंगा, इसको मैं किससे जाहिर करूंगा? कैपिटल एन से जाहिर करूंगा। तो ये जो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स अमल करता है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं अपेरेंट वेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेरेंट वेट। और याद रख लिए, आपको आपके वजन का एहसास आपका रियल वेट नहीं दिलाता। आपको आपके वजन का एहसास आपका रियल वेट नहीं दिलाता। आपको आपके वजन का एहसास, आपके वेट होने का एहसास, आपको वेट की फीलिंग जो है वो आपको अपेरेंट वेट देता है। कौन देता है? अपेरेंट वेट। अच्छा, दूसरी मिसाल देख लेते हैं। फर्ज करें ये एक छत है, और छत से एक रस्सी लटक रही है, और फर्ज करें एक आदमी उससे लटक रहा है रस्सी से। उसने इस रस्सी को इस तरह पकड़ा हुआ है, और ये अर्थ है, जमीन है। तो अभी याद रख लिया, यहाँ पे भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, रियल वेट उसका, जो कि डाउनवर्ड है। लेकिन एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा है, ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो हम लोग कहते हैं इस रस्सी में टेंशन है। इस रस्सी में क्या है? टेंशन है। अगर ये टेंशन ना होती तो ये आदमी तो नीचे गिर जाता। तो यहाँ पे भी देख ले, इस आदमी को इसके वजन का एहसास कौन दिलाता है? कौन दिला रहा है इसको वजन का एहसास? वो ये टेंशन दिला रहा है। ये रस्सी में जो टेंशन है, ये इसको दिला रहा है वजन का एहसास। तो दोनों किस्से में याद रख ले, ये भी अपेरेंट वेट है और ये भी अपेरेंट वेट। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग कहेंगे अपेरेंट। क्या कहेंगे? अपेरेंट वेट। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखनी है कि आपको आपके वजन का एहसास, आपके वेट का एहसास, आपके हैवी होने का एहसास आपको रियल वेट नहीं दिलाता, बल्कि ये अपेरेंट वेट दिलाता है।
तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। बाय कंट्रास्ट, इसके बरक्स, एन ऑब्जेक्ट अपेरेंट वेट इज द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ इस केस में मैंने लिखा है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि नॉर्मल फोर्स हो, टेंशन भी हो सकता है। अब याद रख ले कि क्या रियल वेट और अपेरेंट वेट हमेशा बराबर होते हैं? क्या रियल वेट ज्यादा होता है, क्या अपेरेंट वेट ज्यादा होता है? तो इसको देखते हैं अभी। इसके 3 केसेस है। अपेरेंट वेट रियल वेट से कम भी हो सकता है, अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा भी हो सकता है, और अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल भी हो सकता है। अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आ जाते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग एक एलिवेटर की एग्जांपल लेते हैं। एलिवेटर लेते हैं। तो ये एक एलिवेटर है, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में एलिवेटर लगे होते हैं। तो उस एलिवेटर के अंदर एक आदमी खड़ा है, और उसने एक स्प्रिंग बैलेंस के जरिए जो है वो एक फिश है उसका वजन मालूम करना चाह रहा है। क्या मालूम करना चाह रहे हैं? वजन मालूम करना चाह रहे हैं। तो याद रख ले, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये टेंशन बताता है कि इस रस्सी में कितनी टेंशन है। मतलब इस मछली के ऊपर जो ऊपर की तरफ फोर्स है, टेंशन, वो मेजर करके बताएगा, और ये आदमी उसकी रीडिंग नोट करके बताएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एलिवेटर को ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। ऊपर भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, नीचे भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मुख्तलिफ केसेस में जो अपेरेंट वेट है और जो रियल वेट है उनमें क्या ताल्लुक है। सही। तो मैं दोबारा एक बात रिपीट कर लेता हूँ कि इस जो फिश का अपेरेंट वेट है, ये आदमी मेजर करेगा स्प्रिंग बैलेंस के जरिए। इसके जरिए स्प्रिंग बैलेंस के जरिए। तो आ जाते हैं पहला केस के एलिवेटर इज एट रेस्ट। पहला केस है कि व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हो सकता है एलिवेटर ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या हो सकता है रुका हो। तो ये पहला केस है। तो इस केस में देख ले, जो फिश है, ये जो फिश है इसके ऊपर कितने फोर्सेस अमल कर रहे हैं। फर्ज कर फिश को मैं इस तरफ, तो फिश के ऊपर एक फोर्स अमल कर रहा है mg, और दूसरा फोर्स अमल कर रहा है ऊपर की तरफ टेंशन। सही। अब याद रख ले, फिश एक्सेलरेट नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो देखिए हम लोग कहेंगे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि अगर नेट फोर्स होता तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस केस में हम लोग कहेंगे कि T इज इक्वल टू एम, टी इज इक्वल टू एम जी। और ये क्या है? अपेरेंट वेट है। अपेरेंट वेट। और ये क्या है? रियल वेट। तो इसका मतलब है कि अगर एलिवेटर रेस्ट में हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो, तो उसका रियल वेट और अपेरेंट वेट बराबर होते हैं। उसका रियल वेट और अपेरेंट वेट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये मछली क्यों लिए? इस आदमी का भी तो चेक कर सकते हैं, आदमी का भी आप चेक कर सकते हैं। इस आदमी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है एम जी डाउनवर्ड, और एक ये फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड। लेकिन चूंकि आदमी एक्सेलरेट नहीं हो रहा, तो दोनों फोर्सेस को बैलेंस होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी। एम जो है ऑब्जेक्ट आदमी का मास है।
तो इस केस में आप कह सकते हो कि फिर वही बात है कि अपेरेंट वेट और रियल वेट क्या है, बराबर है। अपेरेंट वेट और रियल वेट क्या है, बराबर है। अभी चलते हैं दूसरे केस पे। तो दूसरा केस ये है कि व्हेन एलिवेटर accelerate upward, accelerate upward, अगर ये एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा हो तो फिर क्या होगा। तो आ जाते हैं, ये एलिवेटर है, लेकिन इस एलिवेटर को हम लोगों ने रस्सी से बांधा है और ये एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस केस में ये आदमी इसका पेरेंट वेट क्या रीड करेगा और रियल वेट क्या रीड करेगा। रियल वेट तो अभी फर्ज करें, मैं कहता हूँ एलिवेटर बहुत ऊपर नहीं जा रहा, तो एम जी तो कॉन्स्टेंट है, एम जी क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन अपेरेंट वेट चेंज हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस मछली को देख ले, मछली को मैं इस तरह बना रहा हूँ, तो ये मछली किस तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए। अब यहाँ पे नेट फोर्स कहाँ से आएगा, तो देखिए इसके ऊपर एक फोर्स है टेंशन, ऊपर की तरफ अमल कर रहा है, और एम जी नीचे की तरफ। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि टेंशन और वेट बराबर है, क्योंकि अगर अगर आप कहेंगे कि टेंशन और वेट बराबर है तो ये तो कैंसिल हो गए, तो फिर तो नेट फोर्स बचा ही नहीं। और जब नेट फोर्स बचा नहीं तो एक्सेलरेशन किस तरह पैदा होगा। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि ये टेंशन जो है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किससे, एम जी से। और टेंशन में से आप एम जी को माइनस कर दो तो जो वैल्यू बच जाएगी वो इसमें एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, वो उसमें क्या पैदा कर रही है, एक्सेलरेशन। तो देखिए इसमें केस में हम लोग लिखेंगे कि टेंशन में से वेट को माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा वो एक्सेलरेशन पैदा करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये नेट फोर्स है, देखिए ये नेट फोर्स है। मैं एक फर्जी वैल्यूज लिख लेता हूँ। फर्स्ट करें टेंशन है, वेट इसका था 10 न्यूटन, टेंशन हो गया 12 न्यूटन, तो नेट नेट फोर्स कितना बच गया, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन इसमें ये एक्सेलरेशन पैदा कर, सही। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम ए। या मैं लिख सकता हूँ कि टेंशन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, प्लस एम जी। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि टेंशन जो है वो ज्यादा है किससे, एम जी से। क्योंकि देखिए टेंशन सिर्फ एम 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 जी के इक्वल नहीं है, एम जी प्लस एम ए के इक्वल है। तो टेंशन एम जी से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि आप पेरेंट वेट जो है ये ज्यादा होगा इस केस में। रियल वेट से, अपेरेंट वेट इस केस में क्या होगा, रियल वेट से। और ये जो आदमी खड़ा है ये स्केल की रीडिंग को जब देखेगा, तो फर्ज करें पहले स्केल यहाँ पे था, स्केल का पॉइंटर यहाँ पे था जब एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं हो रहा था। तो जिस दौरान एलिवेटर एक्सेलरेट होगा तो देखेगा, वो ये देखेगा कि ये जो पॉइंटर है इसकी सुई नीचे चली जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। मतलब फर्ज करें यहाँ पे पहले 10 पे सुई थी, तो अभी कहाँ पे आ गई, 12 पे। तो अपेरेंट वेट बढ़ गया, अपेरेंट वेट बढ़ गया। अच्छा, अब अगर आप इस आदमी की बात करें तो इसका भी अपेरेंट वेट बढ़ेगा। अपेरेंट वेट किस तरह बढ़ेगा, डाउनवर्ड फोर्स एम जी
लेकिन जो ये फ्लोर का रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर होना चाहिए। और हम लोग नहीं कह सकते कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि आदमी एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन वेट से बढ़ गया, और ये आदमी जब तक एक्सेलरेट हो रहा है ये एलिवेटर के अंदर, ये अपने आप को वजनी महसूस करेगा, हैवी फील करेगा। हैवी क्यों फील करेगा? क्योंकि आपको आपका वेट का एहसास जो दिलाता है वो अपेरेंट वेट दिलाता है। तो चूंकि आपका अपेरेंट वेट बढ़ गया, तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपका वजन बढ़ गया है। तो कभी कभी आप लोग किसी बड़े माल में नोट कर लें, नोटिस कर लें कि जैसे एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है, शुरू शुरू में जैसे वो स्टार्ट होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेट होता है, और उस दौरान आप लोग इस तरह महसूस करते हो जैसे आपका वजन बढ़ गया है। तो देखिए इस केस में हम लोगों ने देखा कि अपेरेंट वेट रियल वेट से बढ़ भी सकता है। और इस आदमी का अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी बराबर है एम ए, या नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है एम ए में एम जी ऐड हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ज्यादा है एम जी से। चलिए तीसरे केस में चलते हैं। तो तीसरा केस क्या है? व्हेन एलिवेटर एक्सेलरेट डाउनवर्ड, अगर ये एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा हो तब क्या होगा? सही। अभी एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा है किस तरफ? नीचे की तरफ। एलिवेटर को हम लोगों ने रस्सी से बांधा हुआ है, मोटर के साथ कनेक्ट है, तो हम लोग उसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं, जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में रियल अपेरेंट वेट में क्या था? तो देखिए ये मछली है, ये मछली है फर्ज करें, और इस मछली में जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। जो मछली है उसमें एक्सेलरेशन किस तरफ है? डाउनवर्ड। अभी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए। उस केस में क्या होना चाहिए? नेट फोर्स होना चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर एक फोर्स तो एम जी डाउनवर्ड है, और ये उतना ही है जितना पहले केस में था, पहले दो केस में था। और एक फोर्स टेंशन अपवर्ड है। अभी हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि टेंशन और वेट बराबर है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन किस तरफ पैदा होगी इसमें? तो इस केस में हम लोग कहेंगे इस तरह मुमकिन नहीं है। इस केस में टेंशन कम होगा इसके रियल वेट से, इसके रियल वेट से, और इसके रियल वेट में से टेंशन को माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो नेट फोर्स होगा। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि एम जी माइनस टेंशन, ये नेट फोर्स है, और नेट फोर्स को हमेशा किसके बराबर लिखते हैं? एम ए के बराबर। किसके बराबर? एम ए के बराबर। सही। जैसे फर्ज करिए 10 न्यूटन है, और टेंशन फर्ज करिए 6 न्यूटन हो गया, तो नेट फोर्स कितना आ गया? 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन में एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। अब अगर हम उसकी मालूम कर ले तो देखिए हम लिखेंगे एम जी बराबर है एम ए प्लस टी, और अगर हम लोग टी को मालूम करना चाहें तो एम ए को इस तरह शिफ्ट कर देंगे, टी बराबर है एम जी माइनस एम ए। टी बराबर है एम जी माइनस एम ए। और देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि टेंशन जो है लेस देन है एम जी से, क्योंकि देखिए एम जी में से कुछ माइनस होकर
टेंशन आ रहा है, तो टेंशन तो कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपेरेंट वेट वो लेस देन क्या है, रियल वेट। इस केस में अपेरेंट वेट कम है रियल वेट से। और ये बात आदमी के लिए भी सही है। अच्छा, पहले एक और पॉइंट बता, ये आदमी इस केस में क्या रीड करेगा? ये स्केल को देखेगा तो क्या देखेगा? जब तक एलिवेटर नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो ये देखेगा कि जब एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं हो रहा था तो फर्ज करें सुई यहाँ पे थी, ये जो स्केल है उसकी सुई यहाँ पे थी, पॉइंटर की सुई यहाँ पे थी। जैसे ही ये एलिवेटर एक्सेलरेट होगा तो उसकी सुई ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ये जीरो है, ये क्या है, जीरो है। सही। तो देखिए यहाँ पे फर्ज करें जब एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं हो रहा था तो ये वैल्यू 10 थी, और जैसे एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट होना शुरू हो गया फर्ज करें ये हो गया 6 न्यूटन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस आदमी के लिए देख लिया, आदमी के लिए भी ये बात ट्रू है। इस आदमी का रियल वेट mg डाउनवर्ड है, और लेकिन ये जो फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड है। लेकिन हम लोग नहीं कह सकते कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर है। नहीं, इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट से कम होगा, और वेट में से नॉर्मल रिएक्शन को माइनस कर दो तो जो बच जाएगा वो ma के बराबर। तो इस केस में याद रख ले, ये आदमी फील करेगा कि मेरा वेट कम हो रहा है, क्योंकि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि आपको आपके वेट का एहसास कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, अपीरेंट वेट। तो किसी दिन अगर आप एलिवेटर में बैठे हुए हो, किसी मॉल में गए, हॉस्पिटल में गए, तो एलिवेटर में आप लोगों ने देखा हो कि शुरू में जैसे ही वो मोशन शुरू करता है तो एक्सेलरेट होता है डाउनवर्ड अगर जा रहा हो। तो जैसे ही वो एक्सेलरेट होता है इनिशियली, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपको अपना आप ऐसा हल्का महसूस, क्या महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। अभी आखिरी केस में चलते हैं। आखिरी केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, व्हेन एलिवेटर fall freely, fall freely। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर है। इस एलिवेटर को हम लोगों ने रस्सी से बांधा हुआ है, और फर्स्ट करिए पुली है, और इसके जरिए इसको हम लोग ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। फर्स्ट करिए इस रस्सी को मैंने काट दिया, और ये एलिवेटर बहुत ऊपर है। ये एलिवेटर क्या है, बहुत ऊपर है। तो इस केस में क्या होगा? तो अगर हम लोग इस पिछले स्लाइड पे आ जाए, तो नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन, ये इक्वेशन थी। तो देखिए ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। तो देखिए मैं लिखूंगा कि टेंशन बराबर है mg माइनस ma। तो देखिए जब हम लोग रस्सी को काट देंगे तो ये एलिवेटर नीचे जाएगा, लेकिन एलिवेटर में जो एक्सेलरेशन होगी वो g के बराबर होगी, 9.8 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 9.8 पे। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो उसमें एक्सेलरेशन 9.8। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे कि a इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी। तो देखिए टी बराबर है एम जी माइनस एम जी। टी बराबर है एम जी माइनस एम जी। एम जी से क्या हो गया, कैंसल। तो टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि अपेरेंट वेट जीरो हो गया। अपेरेंट वेट क्या हो गया, जीरो हो गया। अपेरेंट वेट जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी जो स्केल को देख रहा है, स्केल की रीडिंग पहले अगर फर्स्ट करे इस तरह थी, 10 पे थी,
इसका पॉइंटर 10 पे था, 10 न्यूटन बता रहा था। तो जैसे हम लोगों ने रस्सी काट दी, एलिवेटर फ्री फॉल में आ गया, तो इसकी स्विच 0 पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी? 0 पे आ जाएगी। और अभी लेक्चर के शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि आपको आपके वेट का एहसास कौन दिलाता है? पेरेंट वेट। जब आपका पेरेंट वेट 0 हो गया तो इसका मतलब है आप अपने आप को वेटलेस फील करेंगे। क्या फील करेंगे? वेटलेस फील करेंगे। और इस हालत को हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। सॉरी यार, तो मैंने पॉज नहीं किया। इस हालत को हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है तक। और दूसरी बात यह है, इस आदमी के लिए देख ले, आदमी जो है, इस आदमी के ऊपर एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, mg। लेकिन याद रखिए, एलिवेटर भी फ्री फॉल में है, ये आदमी भी फ्री फॉल में है। एलिवेटर में भी एक्सेलरेशन 9.8 है, इस आदमी में भी 9.8 है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस आदमी का जो है, इस एलिवेटर के साथ जो कांटेक्ट है, उसके जो पांव लग रहे थे फ्लोर के साथ, वो भी नहीं लगेंगे। ये हो सकता है ऊपर की तरफ ऐसे फ्लोट कर रहा हो इस दौरान, जब तक एलिवेटर गिर रहा है। तो हम लोग कहेंगे ये आदमी किस में हालत में आ गया? वेटलेसनेस की हालत में आ गया। और ये ऐसे महसूस करेगा कि जैसे मेरा कोई वेट है ही नहीं। मेरा कोई वेट है ही नहीं, मैं वेटलेस हूँ। तो अभी आ जाते हैं कि एक और पॉइंट बता देता हूँ, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो देखिए, फर्ज करें ये मैं ले लेता हूँ अर्थ है, अर्थ है, और अर्थ के गिर जो है एक सैटेलाइट घूम रहा है। तो सैटेलाइट किस हालत में है? क्या सैटेलाइट के ऊपर ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। तो देखिए, सैटेलाइट घूम रहा है, और ये सैटेलाइट के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल। इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे की तरफ कोई फोर्स, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि इस केस में एन नॉर्मल रिएक्शन 0 है या टेंशन 0 है, तो हम लोग कहेंगे कि सैटेलाइट जो है वेटलेसनेस की हालत। अभी आप कहेंगे चलो सैटेलाइट तो वेटलेसनेस की हालत में है, तो ये सैटेलाइट जो है जमीन से टकराता क्यों नहीं है? तो उसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। ये सैटेलाइट बिल्कुल जिस तरह एलिवेटर गिरने की हालत में होता है, रस्सी को हम लोगों ने काट दिया, उसमें एक्सेलरेशन जी होती है, तो इस तरह सैटेलाइट में भी एक्सेलरेशन जी होती है। लेकिन इसमें और उस एलिवेटर वाले केस में थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि सैटेलाइट जमीन से टकराता नहीं है। क्यों नहीं टकराता? क्योंकि सैटेलाइट का पाथ इस तरह से बन गया है कि उस रास्ते में जमीन नहीं आ रही। सैटेलाइट का पाथ इस तरह से बन गया है कि उस पाथ में क्या नहीं आ रही? जमीन नहीं आ रही, तो इसलिए जमीन से टकराता नहीं है। बाकी याद रखे, एक एलिवेटर जो गिर रहा है और या सैटेलाइट घूम रहा है जमीन के गिर्द, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों वेटलेसनेस की हालत में है। तो अभी आ जाते हैं एक और बात में। फर्ज करें ये जमीन है, और जमीन के गिर्द में एक जहाज घूम रहा है जिसको कहते हैं स्पेस स्टेशन। क्या कहते हैं? स्पेस स्टेशन। तो फिर स्पेस स्टेशन को मैं बहुत सिंपली एक कमरा बना रहा हूँ, एक कमरे की तरह बना रहा हूँ। तो देखिए, ये कमरा है, कमरे की तरह बना रहा हूँ, और ये स्पेस स्टेशन क्या कर रहा है? जमीन के गिर्द घूम रहा है। ठीक है, स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द घूम रहा है। स्पेस स्टेशन में, सैटेलाइट में सिर्फ ये होता है कि उसमें मशीनरी होती है, लोग नहीं होते हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं होते, साइंटिस्ट नहीं होते उसमें। लेकिन स्पेस स्टेशन में
उसमें साइंसदान होते हैं स्पेस स्टेशन में। तो अभी देखिए ये जो स्पेस स्टेशन है ये भी जमीन के गिर्द घूम रहा है, लेकिन इसके ऊपर ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी 9.8 है। लेकिन ये टकराता क्यों नहीं है? एलिवेटर को जब आप ऊपर से छोड़ेंगे वो तो आ जाएगा, जमीन से टकरा जाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं टकराता? तो ये टकराता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कर्वेचर, इसका पाथ इस तरह से बन गया है कि उस पाथ में जमीन नहीं आ रही। बाकी याद रखें कि ये जो स्पेस स्टेशन है बिल्कुल इस तरह है जैसे आप लोगों ने एलिवेटर को ऊपर उठा लिया और रस्सी को काट दिया। तो अब याद रख लें इस एलिवेटर के अंदर जो लोग होंगे, साइंटिस्ट, उनकी एक्सेलरेशन भी 9.8 होगी। तो स्पेस स्टेशन की भी एक्सेलरेशन 9.8, इनकी भी एक्सेलरेशन 9.8। तो याद रखें कि ये दोनों फ्री फॉल में होंगे, और ये जो साइंटिस्ट है इनका फ्लोर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा, इसके इनके पांव जमीन पे नहीं लगेंगे फ्लोर पे, तो ये हवा में इस तरह तैर रहे होंगे। उस स्पेस स्टेशन के अंदर क्या कर रहे होंगे? तैर रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज मैंने डाउनलोड की है, इस इमेज को देख लें। यहाँ से आपको लग रहा है कि ये तैर रहा है स्पेस स्टेशन के अंदर। क्या कर रहे हैं? तैर रहा है, जैसे पानी के अंदर आदमी तैरता है। तो इस केस में इनके लिए कुछ मसाइल पेश आते हैं। मसाइल ये पेश आते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हरकत नहीं कर सकते। एक जगह से दूसरी जगह जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और भी मसले होते हैं इनके साथ, हेल्थ के प्रॉब्लम आ जाते हैं, अगर बहुत अरसे के लिए चले जाए तो उनकी हड्डियां खराब हो जाती हैं, ब्रेन जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो अगर फर्ज करें साइंटिस्ट ने काफी अरसे के लिए जाना हो खला में तहकीक के लिए, और वो इस तरह जमीन के गिर्द घूम रहे उस स्पेस स्टेशन, तो वहाँ पे इनके 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 साथ जो है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं और मूवमेंट के मसले होते हैं। तो इस हालत में हम लोग कहते हैं कि वो वेटलेसनेस की हालत में है, और लॉन्ग टाइम के लिए ये कंडीशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए जाए, साल 2 साल के लिए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक नया आइडिया है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो हम लोग उस स्पेस स्टेशन के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करेंगे, और ये फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे। टॉपिक की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है।